चलिए देखिए बेटा, आज हम लोग चालक स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। कल हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि कोई द्विध्रुव अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा घुमाने में, ठीक है। और उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पी ई यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। और तीन अलग अलग स्थितियों के लिए थीटा बराबर कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कार्य क्या मिला था ये? अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? कार्य और 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी कि इस स्थिति में कार्य कितना मिलेगा या इस स्थिति में कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और दूसरा कंडीशन अगर हम थीटा का मान कितना ले लें? 90 अंश रख लें 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस 0 मतलब 1 रहेगा। कितना आएगा स्थिर ऊर्जा? P। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा? तीसरा कंडीशन बना है कि अगर cos थीटा कितना हो 180 अंश, मतलब कि विद्युत क्षेत्र को अगर हम घुमा के एकदम उल्टा कर देना तो उस स्थिति में स्थिर ऊर्जा कितना बना था देखे थे हम लोग। cos 180 अंश को मान रखेंगे -1 माइनस माइनस +1। अब +1 और एक 1 ये 2p आ जाएगा 2p इतना स्थिर ऊर्जा होगा। ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब हमें पढ़ना है चालक स्थिर वैद्युत की, नया टॉपिक है। चलिए देखिए समझते हैं। पहले एक बात ये याद रखिए, चालक स्थिर वैद्युत की है क्या? चालक मतलब कोई कंडक्टर, कोई चालक मतलब क्या होता है? कोई कंडक्टर मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा की चालकता होती हो, उसको कहेंगे चालक। स्थिर वैद्युत की मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत शब्द से जुड़ा हुआ है और स्टैटिक माने रुकी हुई स्थिति में, ठीक है ना। कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर को हमें यहाँ पे धारा नहीं प्रवाहित कराना है किसी कंडक्टर में। इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टर मतलब चालक ना बेटा। चालक मतलब क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह हो, उस पदार्थ का कहते हैं चालक कहते हैं। परंतु हमें ऐसा पदार्थ लेकर तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जो काम है, हमें क्या पढ़ना है? कंडक्टर होना चाहिए, परंतु इसमें चार्ज जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए, मतलब रुके हुए होने चाहिए। आवेश उसके रुके हुए होने चाहिए, हमें उन्हें गति नहीं कराना है। जैसे बात कीजिएगा, अगर कोई रिंग वगैरह है, कुछ पहने आप, तो उसमें जो है धारा, ये देखिए ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है इधर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम, ये कंडक्टर है, चालक है, लेकिन क्या इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है? अगर छूते तुरंत टीप देता, ठीक है ना, तो इसमें धारा प्रवाहित तो हो नहीं रहा है, इसमें धारा प्रवाहित तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आवेश है कि नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है चालक, अर्धचालक और कुचालक, या फिर चालक, अर्धचालक और कुचालक, तीनों पढ़ा रखा है मैंने। जो कि पढ़ना कोई था लेकिन मैंने तीनों पढ़ा दिया। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, जब करंट लगाएंगे तब होगा, परंतु इस समय इसमें धारा नहीं है। तो वही बात हम कह रहे हैं, इसके अंदर आवेश है परंतु वो रुके हुए अवस्था में। तो रुके हुए कहते स्टैटिक, रुके हुए क्या कहते हैं? स्टैटिक। रुकी पहले स्टैटिक कहते हैं रुके हुए को। क्या रुका हुआ है? आवेश रुका हुआ है, आवेश से ही विद्युत बनता है, सही है ना। तो इसलिए क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है कि नहीं है अभी इस स्थिति में, सही है ना। तो हमें यही पढ़ना है। तो सुनिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी चालक की चालकता के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुफ्त नहीं बेटा, मुफ्त में नहीं मिला है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं ना, पॉकेट में नहीं मिला है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन है? जो बाहरी कक्ष से आए हुए का, जो नाभिक से बंधे नहीं है, मुक्त हो चुके, बाहर निकल चुके हैं। पढ़े थे ना हम लोग। जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो 281 ये क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। लेकिन नाभिक है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम अगर डोनेट कर देगा तो इसका आउटरमोस्ट सेल जो होगा, देखिए स्टेबिलिटी के लिए हम 4 रूल बताए थे क्या? एकदम फर्स्ट चैप्टर में बताया था। कोई भी परमाणु स्टेबल कब होगा? जब वो 4 नियमों का पालन करे।
कौन कौन से 4 नियमों का पालन करें, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा बताया था फर्स्ट चैप्टर फिर पढ़े नहीं आप तो डिवीजन नहीं किए। इधर क्या आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट मतलब एकदम बाहरी वाला, बाहरी वाला कक्ष क्या होना चाहिए, एम्प्टी। स्टेबिलिटी रूल है, स्टेबिलिटी मतलब पहले होता है अस्थायित्व, अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब जैसे आज आपकी दरवाजा देख रहे हैं, कल आएंगे तो कल भी देखेंगे, अगर कोई उठा के लेके चला जाए तो, है ना। आज आप ये दरवाजा देख रहे हैं तो कल आएगा तो कल भी था, आज भी है। तो ये आज इसलिए है क्योंकि इसकी अस्थायित्व थी, अगर इसका अस्थायित्व एक के दिन के लिए रहा होता तो आज आते तो कल वहीं पर गिर गया होता, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पदार्थ को यूज करना चाहेंगे जिसका अस्थायित्व अधिक हो, ठीक है ना। कहा हम मोबाइल खरीदे, 1 महीना उसका अस्थायित्व, 1 महीने बाद मोबाइल जो है गल जाएगा पूरा, खत्म, तब उसका अस्थायित्व खत्म। ऐसे ही अगर मान लीजिए दरवाजे का अस्थायित्व 10-20 दिन का ऐसे हो, हाँ चले गए लॉक कर दें, चले गए शादी अटेंड करने, जब भी लोग ये 2 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, आए वापस दरवाजा पे गिर गया, अपन शादी करने भर का सामान नहीं बचा, है ना, पूरा घर उड़ा ले गए चोर, ठीक है ना। तो हमें कोई भी पदार्थ हम लोग क्या यूज करते हैं जो जिसकी अस्थायित्व अधिक हो, ठीक है ना। अस्थायित्व जिसकी अधिक हो, तो अस्थायित्व किसकी अधिक होगी, तो जिसके बाहरी सेल क्या हो, या तो एम्प्टी हो या तो क्या हो पूरा भरा हुआ हो, तो क्या कहेंगे फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, फुल माने पूरा बेटा, पूरा भरा हो, या तो क्या होना चाहिए बोलिए हाफ फिल्ड, बोलिए एम्प्टी हो या तो फिर पूरा भरा हो या तो हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड, एचएफ डिलक्स नहीं है, एचएफ है हाफ फिल्ड। या तो क्या होना चाहिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, ऑक्टेट रूल दोबारा काम करवा रहे हो आपको हमसे। ऑक्टेट रूल क्या मतलब है, 8 इलेक्ट्रॉन का नियम था, ऑक्टेट मतलब 8। न्यूलैंड का नाम भी एक साइंटिस्ट ने, न्यूलैंड सब गलत है, क्या गलत है, ये गलत पढ़ा है, क्या गलत है बोलिए। नहीं उसको लगा वो न्यूलैंड का नियम गलत है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, हम कह रहे हैं ये तो गलत है, लो हम क्या कर रहे हैं भाई, तब इतने टाइम से सुनिएगा। न्यूलैंड ने कहा था कि अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्थायी होता है, ठीक है ना। तो बताइएगा सोडियम के बाहरी कक्ष में क्या, बाहरी कक्ष क्या पूरी तरह खाली है क्या, तीसरा कक्ष क्या खाली है इस समय, नहीं ना, है नियम काट दीजिए। क्या तीसरा कक्ष पूरी तरह भरा है क्या बेटा, तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 8, 18, 32, कितने होना चाहिए 18, क्या 18 है, नियम काटिए, हाफ फील्ड, तो इसके लिए गलत है ना, सबके लिए हाफ फील्ड क्या है, आधा भरा है क्या, बताओ तीसरे में 18 होना चाहिए क्या, 9 है क्या यहाँ पर, और ऑक्टेट रूल क्या 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, दोनों नियम नहीं लगेगा सोडियम पर, ठीक है ना। अगर सोडियम इसमें से किसी को फॉलो करता तो सोडियम क्या होता, स्टेबल होता, अस्थायी होता, परंतु सोडियम अस्थायी नहीं होता, ठीक है ना। क्यों कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि किसी को ये इलेक्ट्रॉन दे दे, क्यों दे दे, ले क्यों नहीं सकता बेटा, क्योंकि इसको कम से कम बताइए पूरा खाली करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पहला नियम को पा जाएगा का, सही है ना। अगर दूसरा नियम पाना है तो बड़ा दूर है, वो 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देगा नहीं इतना। इधर हाफ फील्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड कितना 9 होगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान, दे देना। ऐसे ही आप यह छोड़िए ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन कितना है 1, अभी 7 और चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन किससे लेना आसान है, 1 को दे देना, आसान। इसलिए सोडियम क्या करेगा, सोडियम है टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम की गुण क्या होगी, स्वभाव क्या होगा, प्रकृति क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो देना चाहेगा। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दे देगा, तो वो स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा, मतलब अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। और सोडियम इतना ज़्यादा, जिसकी अस्थायित्व जितनी कम वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसकी अस्थायित्व कम है, जैसे बताइएगा दादाजी अगर हैं कोई है, दादी को 4 बार बोल देंगे तब वो चुपचाप रह जाते हैं, नहीं मान छोड़ जाएगा बच्चा है, और उसके बाद ई कंडीशन पूरा नहीं लागू होगा, दादाजी बड़ी मुश्किल से बेचारे अपने आप को उठा के लाएंगे आप तब से आप वहाँ से पढ़ाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, आपको मारेंगे। लेकिन अब देखिए लड़ाई खासतौर से कौन लोग करते हैं, नवयुवक लोग करते हैं, क्यों
क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है, कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए लड़ जाते हैं। क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है तो अस्थायी तो कम है, स्टेबल वो कम है, लड़ाई तुरंत कर लेंगे बार बार पे ना। कभी बूढ़े लोगों को लड़ाई झगड़ा मारपीट करते उतना देखें आप नहीं, जितना हो सकता है उतना भी वो करते कंपेरेटिवली, है ना। तो जिसकी ऊर्जा जितना अधिक उसकी अस्थायी तो उतना ही याद रहेगा। तो बताइए सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है किसी को, इसलिए सोडियम का इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मतलब किसी से क्रिया करने की क्षमता ना इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसको खुले आसमान ऐसे बस पैकेट से खोल करके ऐसे रख देंगे ना तो आग लग जाएगा, जलने लगेगा। पानी में फेंक देंगे तो पानी में जलने लगेगा। ये नहीं कि तालाब में पानी जलने लगेगा फिर पूरा तालाब सूख गया, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो सोडियम है ना वो पूरा जल जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है वो। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करके वो जल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इधर तो इसलिए इसको क्या सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देना। इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बेटा तो क्या हो जाएगा, वो बाहरी कक्ष खाली हो जाएगा का, और जो बचा अब क्या वो पूरा भरा हुआ भी है का, हाँ अब जो बचा वो तो भरा है ना बाहरी कक्ष, इसलिए अस्थायी हो जाएगा। इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब सुनना, जो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब तक यहाँ पर था बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो बताइएगा ई का है माइनस, ई का है, अरे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है, और नाभिक क्या है प्लस, तो प्लस वाला माइनस को खींचे रखा है ना। अब ई पास है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन दूर है ना तो उनको थोड़ा कम खींचेगा, दूरी बढ़ने पर बल घटता है ना, पता है ना, दूरी बढ़ने पर बल घटता है। और लास्ट वाला एकदम कमजोर बल से जुड़ा होगा, नाभिक उसको बड़ा धीमे खींचा होगा, एकदम दूर है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये पढ़ा चुके हैं हम। ये एकदम दूर है नाभिक से तो उनके नाभिक द्वारा बहुत कम ना बल लगा के खींचेगा, बोलिए। तो इसलिए इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो यही जो बाहर निकल गया उसे कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पृष्ठ में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस धातु के पूरे पृष्ठ में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उस धातु के पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम आपके घर जाते हैं नहीं मतलब मान लीजिए गए आप अपने अगर घर पे हैं तो आप अपने घर पे कहीं भी उसमें पाए जा सकते हैं ना, किचन रूम में हो सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे हो सकते हैं, टीवी रूम में हो सकते हैं, छत पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। कि क्या घर में भी पूछ कर जाते हैं मम्मी वहाँ जाए कि ना, पूछ जाते हैं क्या, नहीं ना, आप तो एकदम रैंडमली घूमते रहते हैं अपने घर में, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ के अंदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, हाँ एक जगह वो स्थिर नहीं रहेगा। अब धातु के अंदर कौन सा किचन है, इधर बोलिए। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। तो किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, परंतु वो धातु के पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब बताइएगा यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये धारा उत्पन्न कराते हैं, धारा को भेजने में सहायता करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस चालक में। तो अब अगर बात करें तो चालक में तो अरे ये चल नहीं रहा, दूसरा मन करेगा, अच्छा नहीं, देखिए एक मार्कर लेता है ये, चलिए देखिए। तो चालक में धारा प्रवाह जो होता है, धारा प्रवाह किसके कारण होता है बेटा, धारा प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं विद्युत है अपघट्य वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या, जैसे बैटरी होता है, इन्वर्टर की बैटरी देखिए उसके अंदर लिक्विड वो तेजाब ऑक्सीजन होता है पानी वाला, तो उसमें जो धारा प्रवाह होता है किस वजह से होता है, उसके में आयन की वजह से होता है, आयन सर वो कपड़े पे गिर जाता है, आयन हाँ वो भी अभी हम नहीं, हाँ इधर तो आयन होते हैं। अब आयन क्या है, धन आयन और ऋण आयन, एक कैथोड एक एनोड पढ़े होंगे आप लोग उसी में, हाँ तो उसी में आयन मूव करते हैं। तो इधर द्रवों में जो द्रव है लिक्विड है अब विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसमें धारा का प्रवाह किस वजह से होता है, आयनों की वजह से। और गैसों में जो गैस होते हैं ना, गैसों में भी धारा का प्रवाह, जो गैसों में भी जो आयन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उसको जिससे धारा प्रवाहित होती है।
ठीक है ना। अब ये स्पेशल कंडीशन है, डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, नहीं तो ऐसे सुई में गैस में कैसे धारा प्रवाहित होता है ना। डिस्चार्ज ट्यूब में वो स्पेशल कंडीशन है, वो भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे। तो चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत अवघट्ट पदार्थों में आयन होते हैं। ऐसे ही तो जब अब हमें पढ़ना है इसमें फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या चालक के भीतर स्थिर वैद्युत शून्य होता है। हाँ देखिए, हमें पढ़ना है कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, चालक कैसे हम किसी भी आकार का बना सकते हैं, ये नहीं कैसे बनाएंगे, ये चालक है कोई चालक, तो हमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है कि किसी चालक के किसी चालक के भीतर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों सर? अरे वही तो पढ़ना है बेटा, किस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब सुनिएगा, तो हमें पढ़ना है कि यहाँ पर E का मान 0 होगा और Q 0 होगा, वो शून्य। अगर किसी चालक के भीतर, पहले हम लोग माने कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, उल्टा जैसे मान लीजिए अभी पढ़ाए, हाँ ठीक है, हम मान लीजिए दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, हम लोग मान लेते हैं लोग काटती है, मान लीजिए। अब सुना हाँ, अगर हम कह दें कि मान लो काटती है, अब काटने लगे तो अगर ये काटेंगे तो वहाँ पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु से कई रेखाएं आप खींच सकते हैं ना, और वहाँ पर कई दिशाएं दिखेंगी, जबकि समांतर रेखाएं, रेखा जाती तो एक ही दिशा में जाती है, रेखा एक ही दिशा में जाती है ना। अरे ये ठीक है ना, तो रेखा तो एक ही दिशा में जाती है ना। अब उस सब दिशा में एक साथ में कैसे जाएगी बताइए? अरे एक ही समय पर एक रेखा सभी दिशाओं में कैसे जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसलिए ये नहीं काटेगा एक दूसरे को, संभव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो बताइएगा किसी विद्युत क्षेत्र, किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं होता। अब मान करके पढ़ाएंगे, आ जाएगा गलत, तो कहेंगे देखो होता है ठीक है ना। सुनिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर, अगर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता तो क्या होता है, ये सुनिएगा। अगर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता तो चालक के अंदर जो आवेश है उन आवेश पर एक बल लगता। बेटा किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है E, उसमें कोई आवेश है Q, तो उस आवेश पर कितना बल लगता है बताइए? QE, बोलिए ना, लगता है ना। कहाँ से? E बराबर F/Q से, ठीक है ना। तो अगर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र अगर शून्य नहीं होगा तो उसके अंदर उपस्थित आवेशों पर, चालक है, चालक जिसके अंदर आवेश नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या है, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर किसी विद्युत कंडक्टर क्या बोले चालक, अगर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा तो उसके अंदर, चालक के अंदर उपस्थित आवेशों पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, सही है क्या? हाँ, वैद्युत बल लगेगा, और इस वैद्युत बल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करना शुरू कर देंगे एक दिशा में, सही है ना। तो एक दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेंगे तो धारा उत्पन्न होगा का? जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल देंगे तो क्या उत्पन्न होगी? धारा। और धारा उत्पन्न होगी तो जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते, सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते, और एक दिशा में चलते तो इसमें धारा होती, हम वैसे ही छूटते, तुरंत मजा हाँ मजा आता, मतलब करंट लग जाता, टिक देता तुरंत ना। बोलिए सुना रहा है कि नहीं? किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र अगर शून्य नहीं होता तो उस चालक के भीतर जो आवेश है उन पर क्या लगता है? एक बल लगता, और वो सभी एक दिशा में गमन करने लगते, गति करने लगते, ड्रिफ्ट करने लगते, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है चालक के अंदर? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, ऐसे ही रखा हुआ है, इसी को छू के टिक देता, बल्ब लगा के जलने लगता, ऐसे जलने लगता मतलब ग्लो करने लगता, धुआं देता, वो नहीं जलेगा ना, ठीक है। तो अब बताइए, इससे स्पष्ट है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बोलिए हाँ या ना? हाँ। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। और सुनिए, अगर इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दोनों उधर जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं, एकदम रैंडम डायरेक्शन में,
सब जिधर मन करा उधर ही घूम रहे हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे आप बताइएगा कि एकदम जस्ट वैसे आप बताइए, जैसे हमारे यहाँ अगर एक सिलेंडर जो है एलपीजी सिलेंडर घर में, सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के अणु हैं, वो सभी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहेगा हर तरफ। अगर सब के सब एक के तरफ जाकर के मोशन करें और धार से मारे, लड़ जाए दीवार पे, तोड़ दिए। जैसे सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और सब एक साथ में जाए, जाके दीवार पे लड़ जाए, तब दीवार तोड़ सकते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा छोड़िए, जानते होंगे आप लोगों ने, क्या जानते होंगे कि सिलेंडर को हमेशा लिखता है कि ठंडे जगह पे रखें, पता है ना। बड़ा वाला जो घर का सिलेंडर होता है ना किचन में, उसको ठंडे जगह पे रखना होता है, गर्म जगह पे नहीं रखना होता, ठीक है ना। और अगर सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, अगर गर्म कर दे फट जाएगा। काहे फट जाएगा? क्योंकि सारे जो उसके अणु हैं वो सभी गति करने लगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और सब एक दिशा में तेजी से भागेंगे, गति करेंगे, उनके टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, दीवार पर जाके जोरों से धक्का मारेंगे और टंकी फट जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में आप अपने स्कूल में जब साइकिल खड़ा करते हैं, गर्मी में अगर दोपहर में छाया नहीं है, किसी की साइकिल धाड़ धूड़ शुरू, देखें कि नहीं ऐसा? गर्मी में ही फटता है, चाहे ठंडी में क्यों नहीं फट रहा? क्योंकि गर्मी के दिनों में टायर के अंदर जो हवा है, बाहर तापमान इतना ज़्यादा है, और उसके बाद टायर भी क्या है, ब्लैक कलर का है। अब ब्लैक पे जल्दी उष्मा लगता है, धूप ज़्यादा लगता है और धूप को अवशोषित कर लेता है, धूप को अवशोषित कर लिया, ट्यूब भी ब्लैक ही कलर का है, धूप को अवशोषित कर लिया और उसका ताप हो गया, बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो उसके अंदर का जो हवा है गर्म हो गया, और गर्म हो गया तो क्या करेगा, फैलेगा, गर्म होगा क्या करेगा, फैलेगा। अब फैलने के लिए जगह अगर नहीं मिला, साइकिल टिपाई गई। सुनाएगा एकदम सुनाया। ऐसे ही इसके जो ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इधर उधर कर, तो कहाँ से फटेगी साइकिल की ट्यूब, जहाँ पे कमजोर होगा या तो पंचर पहले से हो ना, इधर सुनेगा। ऐसे ही ये रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं। अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता तो सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाते हैं, और सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाते तो क्या उत्पन्न करते, धारा। आप लोग पढ़े हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब हम लोग कहेंगे क्यों? अरे कौन सा आवेश, धन आवेश की ऋण आवेश? ऋण आवेश ना, धन आवेश कौन होता है, प्रोटॉन का है नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉन ना। जब तक इधर हम बोले थे कि जब विद्युत धारा जब आएगा तब तक हम खाली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर जब सेकेंड बुक पढ़ाएंगे तब हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, अभी नहीं। न सुनाएगा तो बताइए, इससे क्या स्पष्ट निकला? किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, सही है ना। और एक बात और आपको बता दें, जो आवेश होते हैं ना, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, पृष्ठ पर ऊपर, इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। चलिए तो ये अगला जो टॉपिक है, टाइम हो गया, हम यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं। और अगला जो इसका टॉपिक है वो हम लोग कल देखेंगे। आवेश को कहीं पर भी आप आवेश रखिए, नीचे रखिए, अंदर रखिए, घुस के रखिए, तब वो पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर रहबे नहीं करेगा। क्यों नहीं रहेगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। इतना समझ आ गया? ओके, थैंक यू।